पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सदन की कार्यवाही से पहले दिन किसान आंदोलन के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने किसान आंदोलन और शुभकरण की मौत का मुद्दा भी उठाया और जमकर नारेबाजी की गई। इसी बीच गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अपना अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाए। This is not fair. सिर्फ मैं समझदा वीडियो सिर्फ लोकां जाण दे लई कि साडीਆਂ फोटो आ जाण ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਗੀ। Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. पंजाब विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने किसान आंदोलन और आंदोलनकारी किसान शुभकरण की मौत का मुद्दा उठाया और नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हंगामे के बीच अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी नहीं रुकी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हंगामा कर रहे विधायकों को समझाने की कोशिश भी की। This house is for debate, not for any. You will get ample time to discuss all these issues. My government successfully. जब वो बात नहीं माने तो गवर्नर ने अपने भाषण की पहली और आखिरी लाइन पढ़कर विधानसभा से चले गए। घर घर मुफ्त राज। इसके बाद नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार पर जोरदार जुबानी वार किया। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान पंजाब की सीमा में किसानों की सुरक्षा नहीं कर सकी। किसान शुभकरण की मौत पर पुलिस को अज्ञात बनाकर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने पूछा हरियाणा के गृह मंत्री पर केस दर्ज क्यों नहीं किया गया। एफआईआर का तो बेसिकली पर्पस ये था, टेरिटोरियल एरिया बता दिया जींद का, हरियाणा को रुका भेज दिया, इतला भेज दी। ये तो वहाँ शिफ्ट करेंगे, इनका मकसद इतना ही है। यही मान लीजिए कि हरियाणा की टेरिटरी में शुभकरण सिंह एंटर कर, कि आप अपने देश में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर थोड़ा क्रॉस कर रहे, उसके पास कोई फायर वेपन नहीं है और उसके पीछे गोली लगी है। उसका मतलब है वो सीधा नहीं आ रहा, वो तो पीछे को जा रहा है जी, और पीछे से आप गोली मार रहे हैं। एंड देयर आर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टॉप मोस्ट कोर्ट्स। अगर किसी मॉब पर भी आपने अनआर्म्ड मॉब पर भी गोली चलानी है तो वो घुटनों के नीचे फायर हो। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह रजा बडिंग ने भी सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा और सवालों के साथ आरोपों की बौछार कर दी। गोली बच गई, रबड़ बुलेट बच गया कि चाहे पंजाब का कोई नौजवान कलकत्ते जाके मर जाएगा, हरियाणा जाके मर जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होएगी। रबड़ बुलेट तुसी हरियाणा पुलिस से पर्चा दर्ज करो, तुसी गृह मंत्री से पर्चा दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन बाद करो। तुसी कहता इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करनगे। फिर प्रितपा का की होया, वो कह रहे हैं कि मैनू हरियाणा की पुलिस चक के लैगी, उत्थे मीडिया अलाउ नहीं है। तुसी पूछो प्रितपा ओरे गले च रस्सा किने पाया, ओरियां लत्तां किने तोड़ियां, ओरा मुंह किने तोड़िया, वो एफआईआर कौन दर्ज करेगा। कांग्रेस नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार पर हमला किया तो आम आदमी पार्टी ने इसे चुनाव से जोड़ दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेता सरकार की उपलब्धियों को नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए बेवजह हंगामा करने में लगे हैं। सिर्फ मैं समझदा वीडियो सिर्फ लोकां जाण दे लई कि साडीਆਂ फोटो आ जाण ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ, ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਜਦੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, सार्थक बहस कर दे। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है तो वहीं पंजाब सरकार की अपनी दलीलें हैं। इस बीच विधानसभा की कार्रवाई 4 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार और रविवार को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा लोकसभा चुनावों पर केंद्रित रहने वाला है। इस दौरान भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक और एमिनेंस स्कूलों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का चुनावी एजेंडा भी तय किया जाएगा।
मिशन 2024 के लिए आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है। 2022 चुनाव के बाद अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खुद सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के रण का मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। लोकसभा के महासमर से ठीक पहले केजरीवाल का पंजाब दौरा कई मायनों में खास है। अपने 2 दिन के दौरे में केजरीवाल पंजाब को कई बड़ी सौगात देंगे। जानकारी के मुताबिक शनिवार को अरविंद केजरीवाल जालंधर पहुंचेंगे। यहां से भी 150 नए मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद रविवार को लुधियाना में 3 एमिनेंस स्कूलों की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा लुधियाना और अमृतसर में व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे और लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करेंगे। केजरीवाल का यह दौरा लोकसभा चुनाव पर केंद्रित रहने वाला है। पंजाब में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्यों में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव के मैदान पर उतर रही है और सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ऐसे में जीत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है और जीत की गारंटी वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का प्लान बन रहा है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब की विजिलेंस का एक्शन भी जारी है। संगरूर के धुरी से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता दलवीर सिंह गोल्डी की विजिलेंस टीम कई बार नोटिस भेज चुकी है, जिसके बाद शुक्रवार को वो संगरूर विजिलेंस ऑफिस पहुंचे और विजिलेंस के सवालों के जवाब दिए। मीडिया से बात करते हुए दलवीर सिंह गोल्डी ने कहा है कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार ये कार्रवाई कर रही है, मगर मैं झुकूंगा नहीं। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਧੂਰੀ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹਟ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜੂੰਗਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲਸ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ शिफ्ट हो गईਆਂ। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल की। 6 बागी विधायकों की बर्खास्तगी के बाद भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट खत्म नहीं हुआ। बागी विधायकों की कानूनी लड़ाई पर अड़े हुए हैं और विक्रमादित्य सिंह बागी विधायकों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं। कांग्रेस के आला नेता किसी तरह से सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अब अंदर खाने की तलखी खुलकर जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट तो फिलहाल टल गया है, लेकिन यह भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों में इसका असर साफ झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक विधायकों का बड़ा खेमा मुख्यमंत्री से नाराज चल रहा है और ये खेमा कभी भी बगावती रुख अख्तियार कर सकता है। उधर विक्रमादित्य सिंह भी बागी विधायकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात सूबे में एक और सियासी खेल का संकेत दे रहे हैं। हमारा लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। षड्यंत्र रचना हमारे को ना आता ना हम करते हैं। और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमारे को हिमाचल की जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं। 25 के बाद 6 कांग्रेस के बागी विधायकों को जो चुरा कर ले गए और 3 जो आजाद उम्मीदवार थे। जब हमारी फाइनेंशियल बजट पास हो रहा था तो वो 6 भी नहीं बैठे हुए थे और 3 भी नहीं बैठे हुए थे।
यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। किस कुंठागत से गए ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अंत में सत्य की जीत होती है। आज सत्य जीता है, सच्चाई बार बार झूठ से टकराती है, अंत में विजय सच की। इस सारी जो है वो इसके लिए हमको दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। दोषी है तो वो है, और आखिरकार उनके विधायक अगर नाराज होकर के उनसे दूर गए हैं, कोई तो वजह होगी। और सरकार बची रहेगी, आपको लगता है 5 साल पूरी करेगी अपने? मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, मुझे हालात नहीं लगते हैं। अभी हालात जिस प्रकार के बने हैं, और हम नहीं गिरा रहे हैं, और वो गिरेगी तो अपने ही दम से वो गिर जाएगी, अपने ही हालात में गिर जाएगी। जाहिर है हिमाचल के सर्द माहौल में सत्ता की लड़ाई गर्म है, लिहाजा विधायकों के रुख को देखते हुए कांग्रेस भी किसी तरह से जल्दबाजी से बच रही है। रातों रात नेतृत्व बदलने की बजाय कुछ दिन इंतजार करने की कोशिश कर रही है। एमएलए से मिलने आए थे कल विक्रमादित्य। कोई बात नहीं, क्या बात है, शासित एमएलए को ये थोड़ा होगा कि हिंदुस्तान के आज वो नहीं रहे नागरिक। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से भी ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को मिले। विधानसभा से बर्खास्त विधायक कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही कुछ और विधायकों के विरोध का दावा कर रहे हैं। रवि ठाकुर जी, आप साफ ये कह रहे हैं कि आपने वोट किसी दबाव में नहीं दिया, अपनी इच्छा से दिया और विकास के लिए किया। हाँ, विकास के लिए किया, और हाँ, कैंडिडेट्स दोनों ने अप्रोच किया मुझे जी। हर्ष महाजन जी ने भी किया, और ये जो दूसरे हैं क्या एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह जी, हाँ, पहली बार मिले थे इनको। तो उतना जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास हो, जो बजट लाए, जो हमारा विकास करे, उसी को देंगे ना वोट। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तो बच गई, लेकिन बगावत के संकेत थमे नहीं हैं। क्या शिमला की सियासी लड़ाई का फैसला दिल्ली से होगा, या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगेगा? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ, शिमला से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल, आज तक। हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुलकर नाराजगी जाहिर करने के बाद ऑल इज वेल का दावा कर चुकी हैं, लेकिन अब ताजा सियासी घटनाक्रम से साफ हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में प्रतिभा सिंह ने आज तक से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी। मैम, काफ़ी देर तक कल बैठ के भी हुई, आप भी वहाँ पहुँची, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, आपने बोला कि सब कुछ ठीक हो गया है। डीके शिव कुमार जी ने बोला दैट नाउ ऑल इज़ वेल। आपको लगता है, आप अध्यक्ष भी हैं यहाँ की कांग्रेस के, आपको लगता है ऑल इज़ नाउ वेल इन कांग्रेस पार्टी? देखिए, जो ग्रीवेंसेस थे, जो नाराज़गी थी, जो बातें थी, वो सभी को उन्होंने टाइम दिया, सबकी ग्रीवेंसेस को सुना। एक एक को बुलाकर डीके शिव कुमार जी ने उनकी बात सुनी, और उन बातों को वो अब हाईकमांड के ध्यानार्थ भी लाएंगे। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भी, उनके सामने भी ये सारी बातें रखी है। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो उस पर मनन करे, गौर करे, और उन इश्यूज़ को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि हम अगले आने वाले चुनाव का सामना कर सकें। ये सारी परिस्थिति में तब सामने आई जब 6 विधायकों ने बगावत की। क्या ये जो बात उन्होंने रखी, अब जो बगावत सुन के आए, क्या ये पहले से ही आ रहे थे, आपके बात हुई थी उनसे? देखिए, जो आदमी विधायक बनकर आता है, चुनकर आता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। जब हम विपक्ष में थे और जयराम ठाकुर की सरकार थी, तब हम कुछ नहीं ऐसा चाह रहे थे, ना इन लोगों को पता था लोगों को कि ये काम नहीं होने। लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, कांग्रेस की सरकार बनाई। अब लोगों की आशाएं जगी थी, और लोग चाहते थे कि हमारी ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए। हम भी चुने हुए लोग हैं, हमारी बात भी सरकार सुने। उसमें कुछ विलम्ब हुआ, कुछ देरी हुई वो निर्णय और फैसले लेने में, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। तरनतारण में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह गोपी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर डाली। गुरप्रीत सिंह अपनी कार से अकेले कपूरथला की ओर जा रहे थे। इस दौरान हमलावर भी उनका पीछा करने लगे। आपको बता दें कि गोइंदवाल साहिब रेलवे क्रॉसिंग के पास मौका मिलते ही हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा डाली और मौके से वो फरार हो गए। गुरप्रीत गोपी खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के करीबी थे। सानू इकट्ठे जांदे तरीके। कौन ਜਾਂਦਾ ਜੀ? बेटा मेरा नाल जांदा तरीके। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਦਾ? बेटे ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਜ? ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਜੇ ਗੋਂਦਵਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਫਾਟਕ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਬੰਦੀ?
ਤਰੀਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੋਪੀ ਚੋਲੇ ਦਾ ਵਾ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल देने के मुद्दे पर हरियाणा सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल अब ये उठ रहा है कि रेप और हत्या के अपराधी पर सरकार इतनी मेहरबान है क्यों? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पूछा है कि अब तक हरियाणा सरकार ने इस तरह कितने और लोगों को पैरोल दी है। इस मामले में अगली सुनवाई होनी है 11 मार्च को। आमतौर पर जेलों में बंद कैदियों को पेरोल देने का हक या जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन जब सरकार ही सारी हदों से आगे निकल जाए तो फिर बड़ी सरकार यानी कोर्ट को बीच में आना ही पड़ता है। ये मामला कुछ ऐसा ही है। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने जेल जाने के बाद पिछले 2 सालों में राम रहीम कुल 184 दिन यानी तकरीबन 6 महीने पेरोल और फरलो के तौर पर जेल के बाहर मौज काट चुका है। और अगर इन 84 दिनों में अभी अभी मिले 50 दिनों के पेरोल को और जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा सीधे 234 दिन का बनता है, जो 7 महीने से भी ज्यादा है। इतनी जल्दी और इतना ज्यादा पेरोल मिलने का ये शायद देश का पहला और इकलौता मामला है। अब जब कुछ कैदियों को पेरोल ही न मिले और किसी को मिले तो इतनी मिले कि उसकी गिनती ही खत्म न हो, तो फिर बवाल मचना तो लाजमी है। एसजीपीसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछ लिया है कि उसने और कितने कैदियों को इस तरह पेरोल पर रिहा किया है। सरकार उसकी भी लिस्ट कोर्ट के हवाले करे। राम रहीम पर लगी पेरोल की झड़ी को लेकर कोर्ट कितना नाराज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट ने कहा है, हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार एक हलफनामा प्रस्तुत करे कि ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और 3 मामलों में सजा पाने वाले कितने अपराधियों को यह लाभ दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। राम रहीम को जहां एक तरफ लगातार पैरोल और फरलो मिल रही हैं, तो वहीं इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। राम रहीम कभी खेती करने के लिए, कभी बूढ़ी मां की देखभाल करने के लिए पैरोल मांगता है और सरकार उसे तुरंत दे भी देती है। और राम रहीम अक्सर आलीशान फार्म हाउस, जिसे कि आश्रम कहा जाता है, वहां पर रहता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम की पैरोल और फरलो पर सवालिया निशान उठाते हुए सरकार से ये पूछा है, क्या बाकी कैदियों को भी ऐसी सहूलियत मिलती है? क्या बाकी कैदियों को भी इसी तरीके से पैरोल मिलती है? और बाकायदा उन कैदियों की लिस्ट भी मांगी है जो कि राम रहीम के बराबर जिनको पैरोल मिली है या नहीं मिली है। अब सवाल ये भी है कि आखिर राम रहीम अपने इन पेरोल के लिए सरकार के सामने ऐसी कौन सी वजह रखता है जिसे ठुकराने की सरकार को हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो आइए उसके पेरोल की कुछ अर्जियों से निकाली गई वजहों पर गौर करते हैं। राम रहीम को 2 बार बीमार मां से मिलने के लिए 1-1 दिन की पेरोल मिल चुकी है। इस वजह को तो सही माना जा सकता है, लेकिन इसके बाद से वो कभी अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी के नाम पर, कभी खेती बाड़ी के नाम पर, तो कभी पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती मनाने के नाम पर भी पेरोल ले चुका है। और हद यह है कि ऐसी तमाम अजीबोगरीब वजहों पर भी हरियाणा सरकार ने कभी उसे मना नहीं किया। अब राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर है। आश्रम पहुंचते ही तलवार से केक काटने जैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों के कत्ल या जिनसे बलात्कार के जुर्म में राम रहीम को सजा मिली है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है, ये आसानी से समझा जा सकता है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।